अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वाइजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ नेक्स्ट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है हमने गेमेटोजेनेसिस का पार्ट सेकंड डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था और इसमें हम कर रहे हैं oogenesis। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis, हाउ द oogenesis is take place, what are the time period, long time period take place in the oogenesis, all these steps are discussed in this video। तो इस वीडियो के अंदर हम फीटस कंडीशन ऑफ द फीमेल से लेकर के अप टू द पबर्टी, अप टू द फर्टिलाइजेशन तक हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो oogenesis में पहले मैं थोड़ा सा ओवरी का डिस्कस करती हूँ स्ट्रक्चर पहले। सो ओवरी की स्ट्रक्चर में वी ऑलरेडी डिस्कस दैट ओवरी कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ द oogoonias। बट अगर ये ओवरी हम फीटस, फीमेल फीटस की देखें तो फीमेल फीटस के अंदर जो प्राइमरी, जो स्टार्टिंग में जर्मिनल सेल्स होती हैं, जर्मिनल सेल्स, तो इन जर्मिनल सेल्स के अंदर कुछ सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं, कुछ सेल्स नॉर्मल से बड़ी होती है, द लार्जर सेल्स। और ये लार्जर सेल्स डिफरेंशिएट करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती हैं एंड दे फॉर्म oogonia। oogonia। और जो फीमेल फीटस है बिफोर बर्थ जो ओवरी है उसके अंदर लगभग 2 to 3 लाख oogoonias फिलअप होते हैं उसकी ओवरी के अंदर। क्लियर? तो इसका मतलब जब फीमेल फीटस का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम उसकी ईच ओवरीज के अंदर 2 से 3 लाख तक oogoonias होते हैं एंड these oogoonias are formed from the germinal cells because few germinal cells become enlarged, they undergoes mitotic division and they form oogonia। क्लियर? अब क्या होता है जब फीमेल फीटस बर्थ करती है, सो बर्थ के बाद में और पबर्टी तक इनमें से जो oogoonias होते हैं वो सिर्फ 60 to 80,000 ही ये रह जाते हैं और बाकी के जो है उनके अंदर फ्लूइड भरने की वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। एंड ये जो फॉलिकल इतने खत्म हो गए, ये फॉलिकुलर एंट्रम की फॉर्म में और यू कैन से एट्रैक्टिव फॉलिकल की फॉर्म में ये धीरे धीरे जो ओवरी का मेडुला रीजन होता है, ऊपर वाला जो आउटर कोर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है, मेडुला रीजन के अंदर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। क्लियर? अब इनमें से ड्यूरिंग पबर्टी when they receive the signal of LH and FSH जो हमने डिस्कस कर लिया है, when they receive the signal of LH and FSH तो ये जो फॉलिकल है ये कुछ ग्रो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एज वेल एज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ LH एंड FSH। उनको इनडायरेक्टली वे में और डायरेक्टली वे में जो एस्ट्रोजन है इनको आगे कन्वर्ट कराता। तो पहले LH एंड FSH क्या करता है, इन oocyte को ग्रो करवाता है और बड़ा करवाता है एज ए प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के बाहर फिर धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो एडेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं और इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte बड़ा होता है, उसके बाहर और भी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स कवर अप होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड दीज ग्रैनुलोसा सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन। इसका मतलब इन द इनिशियल स्टेज LH एंड FSH जो है वो इंड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ oocyte, लेकिन
बाद में इसका मतलब स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है वो एस्ट्रोजन इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन उसके बाद की जो स्टेज है जब एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, इट बिकम एस्ट्रोजन या हार्मोनल डिपेंडेंट। अब ये सेकेंडरी oocyte टर्शरी में कन्वर्ट होता है एंड कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो स्टेज है जब उसके अंदर मियोसिस हो चुकी होती है एंड इट हैविंग सेकेंडरी oocyte न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर स्टिल बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं, और यहाँ ये पूरा का पूरा बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना होती है, फॉलिकुलर एंड्रम होता है ना। और ये इतना एस्ट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट इसकी फॉलिकुलर एंड्रम कैविटी जो है उसके अंदर भरा हुआ होता है, और इस एस्ट्रोजन के पीक लेवल होने की वजह से 14th डे को ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये क्या होता है, यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द ओवेरी, और ये अब निकल गए यहां से सेकेंडरी oocyte। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो स्टेज थी ये प्राइमरी oocyte की ही स्टेज थी अब तक। इसका मतलब व्हेन द पबर्टी केम उससे पहले जो स्टेज थी वो प्राइमरी oocyte की स्टेज होती है, और प्राइमरी oocyte की जो स्टेज होती है वो लगभग 12 to 13 ईयर की होती है, and it is the longest life stage of the primary oocyte in the female fetus. Okay, so इसका मतलब this process, the release of the secondary oocyte from the Graafian follicle is known as ovulation, and ovulation take place on the 14th day. Okay, इसका मतलब अभी तक पीछे प्राइमरी oocyte था और जब ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होता है तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, और रियल में सेकेंडरी oocyte ही ग्राफिन फॉलिकल से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है और ओवेरी में क्या क्या होता है। वी डिस्कस द बोथ कंडीशन। ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर से यहां पे सेकेंडरी oocyte जा चुका है, सपोज दिस इज फैलोपियन ट्यूब, और यहां पे अब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है ये, ठीक है। सो जैसे ही ये कहां पे जाएगा, सपोज दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस। सो अगर व्हेन the sperms are entered through this area and sperms meet at the ampulla isthmus junction to the secondary oocyte, this is secondary oocyte। तो अगर यहाँ पे स्पर्म मिल जाते हैं इसको, तो इसकी मियोसिस सेकेंड, क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocyte बना है ये रिजल्ट है मियोसिस 1 का, एंड मियोसिस 1 जो है वो सस्पेंड ही रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर। मेटाफेजिक प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो इसकी जो मियोसिस 1 है उसको वहीं पे ही सस्पेंड रखते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला इस्थमस जंक्शन, तो क्या होगा, स्पर्म की एंट्री से जो मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर किया है, मेल प्रोन्यूक्लियस, उसके एंट्री की वजह से ये मेटाफेजिंग प्रोमोटिंग फैक्टर जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं, और एनाफेजिंग प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो प्रमोट हो जाता है, वो ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से इसकी मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट हो जाती है, एंड नाउ दिस सेकेंडरी oocyte with male pronucleus, it is also an and it is also an, so there is formation of ovum, and this ovum now converted into zygote. I think it's clear. Okay, ये डिस्कस हमने तब किया if the fertilization take place, फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन ना हो देन व्हाट। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ओवरी में क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्योंकि ये पहले जो ग्राफिन फॉलिकल था तब यहां पर एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में इट रिलीज प्रोजेस्टेरोन,
और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है और इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये आगे कॉर्पस एल्बिकल में कन्वर्ट नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इफ द फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती देन व्हाट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो ये सेकेंडरी oocyte इज स्लोली एंटर्ड इनटू द यूट्रस एंड यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर के वहां पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ जाती है और ये बढ़ती है लगभग 14 से लेकर के 27 डेज तक। इट enlarges up to 5 mm in thickness और on a 28th day क्या होगा, due to sharp increase in estrogen, LH and FSH हार्मोन पीक्स में होने की वजह से there is menstruation, और अगर menstruation है तो 14th डे के बाद में ही कंटिन्यू जो कॉर्पस ल्यूटियम है डिग्रेड होना स्टार्ट होता है और ये कॉर्पस एल्बिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर भी? तो ये दोनों केस बता दिए हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन ना हो। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेप बाय स्टेप, हमने जो इसके फेज बना रखे हैं। तो ये कंप्लीट जो स्टेज थी इसको हमने फॉर योर कन्वीनियंसी वी डिवाइडेड इनटू द 3 फेज। फर्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज द मैचुरेशन फेज। सेम ऐसे ही हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, और उसमें लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है, बट देयर इज ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो ओवम फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है वो स्टेप पे, वो कंडीशन पे है, इफ देयर इज द एंट्री ऑफ द स्पर्म और नॉट। सो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे oogenesis या नहीं लिख सकते। क्लियर? सो यहाँ पे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज या oogoनियम। तो ये जो oogoनियम है ये कैसा है, 46 क्रोमोसोम है, मतलब इट इज 2n इन नंबर। तो ये क्या होगा, ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने से क्या होंगे, एडिशनल oogoनियास बनते हैं। और ये जो एडिशनल oogonia है इनमें से हम मान लेते हैं कि वन इज बिहेविंग एज द प्राइमरी oocyte एंड बिकम एनलार्ज। ओके, तो इन्होंने क्या किया, टाइप ए टाइप बी, वही टाइप ए जो है वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करेंगे और जो टाइप बी है वो फर्दर ग्रोथ करके आगे जाकर के ओवम के अंदर कन्वर्ट होंगे। सो दिस इज प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte ग्रो करता है ग्रोथ फेज के अंदर, और एंड यू नो दिस स्टेज इज लॉन्गेस्ट स्टेज। ओके, सो उसके बाद में क्या होगा, मैचुरेशन फेज में इट अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस से यहां पर 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं, इन विच वन इज सेकेंडरी oocyte and one is the polar body. Second is polar body formation. Both of these having 23 chromosome means they are haploid in nature. So haploid तो है, लेकिन ये क्या होगा, it is first polar body and this is secondary oocyte. Both are haploid in nature. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका मतलब ये कब बना होगा, ऑन 14th डे प्रोसेस ओवुलेशन, और ये रिलीज हो गया है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से ये जाता है कहां पे, अगर अब हम ये कंडीशन देख रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस सेकेंडरी oocyte के पेरिफेरी में देयर इज एंट्री ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, और पहले तो ये डिवाइड करता है आगे 2 सेकेंडरी पोलर बॉडी में, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वी आर डिस्कसिंग इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ओवम, इट इज कन्वर्टेड इनटू ओवम एंड दीज और यहां पे होगी अब मियोसिस
सेकंड, तो मियोसिस सेकंड में यहाँ पे एक और एडिशनल पोलर बॉडी बन जाती है। तो यू आर रियली ऑब्जर्व देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 पोलर बॉडी एंड दिस ओवम नाउ कन्वर्टेड इनटू zygote. Clear? So this is the complete step that involved from the fetus condition up to the fertilization, and we already discussed all these are under the control of hypothalamic gonadotrophin releasing hormone, and second is the pituitary hormone, that is the LH and FSH. They act on the developing oogonias. Okay, and developing due to influence of LH and FSH, the oogonias releasing the estrogen hormone. For the sequence there is release of the progesterone also. Clear भाई? So इस वीडियो के अंदर हमने oogenesis को डिस्कस किया है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स. क्लियर? तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू.